हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे, सुरक्षित होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर पर। सबसे पहले तो फिर मुझे याद नहीं रहेगा, आप सभी को हैप्पी होली। ओके, तो आप तो बोलोगे नहीं, अगर जो भी बोलना चाहता है कमेंट सेक्शन में हैप्पी होली करके मुझे बोल सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आप तो देख सकते हो, मैं नहीं देख सकती आपको, तो इस वजह से आप कमेंट सेक्शन के द्वारा ही हैप्पी होली मेरे तक कहोगे। देख लो, मैं खुद से कह रही हूँ कि आप मेरे से बोलो, ठीक है। तो चलते बेटा, जैसा कि आप जानते हो हम प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं। आज 6th या 7th वीडियो होगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखिएगा, न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए। ऑप्शन है, ऑप्शन ए हो जाएगा बेटा 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है बेटा 4। बताइए आंसर क्या होगा, उसके बाद में मैं आपको यहाँ से आंसर बताती हूँ। तो न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए हैं या कितने नियम दिए थे, ऐसे करके भी क्वेश्चन आ सकता था। तो आंसर क्या होगा इसका, 3 नियम है, जिसमें सबसे पहला जो नियम है इसे कहा जाता है जड़त्व का नियम। पहला नियम क्या कहता है बेटा कि यदि मान लो कोई भी वस्तु है तो ये वस्तु जब तक दूसरी जगह नहीं जाएगी जब तक इस पर कोई भी बाह्य बल ना लगाया जाए। ऐसे समझो आप कि मैंने यहाँ पर ये डस्टर ले रखा है और ये हाथ पर रख दिया है, तो ये तब तक ना तो आगे जा सकता है ना पीछे, और ना ही ये ऐसे उठ सकता है जब तक मैं इस पर कोई भी फोर्स या कोई भी बल नहीं लगाती हूँ। तो यही था पहला नियम। उसके बाद आता है बेटा दूसरा नियम। दूसरा नियम आपको याद रखना है कि यदि किसी भी व्यक्ति ऐसे करके दलदली जमीन है और दलदली जमीन में कोई भी व्यक्ति धंस जाता है, कूदा इस पर तो धंस जाएगा, और इसमें कौन सा लगेगा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगेगा, दूसरा नियम लगता है। लेकिन बेटा एक चीज याद रखना है कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है उसे हम कौन सा कहते हैं, तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या कहता है कि जिस वेग से आप बल लगा रहे हो सामने वाली वस्तु भी उसी वेग से आपकी तरफ बल लगाती है, ये कहता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जैसे कि आपका हो गया कि आप नाव में बैठते हो और नाव में जब धक्का लगाते हो, ऐसे समझो आप यहाँ से ऐसे करके कूदे इसमें, तो क्या होगा, आप जैसे ही नाव से कूदते हो तो नाव पीछे की ओर भाग जाती है या फिर पीछे की ओर सरक जाती है। तो इसमें कौन सा लगेगा, इसमें लगेगा बेटा थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन की गति का तीसरा नियम, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। कंबल से धूल झड़ना कौन सा है, ऐसे करके क्वेश्चन बनता है, पहला नियम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, ड्राइवर गाड़ियों में पीछे की वस्तु देखने के लिए, ड्राइवर गाड़ियों में पीछे की वस्तु देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करता है। ऑप्शन ए है बेटा अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है सामान्य दर्पण, या फिर साधारण कर लेना, साधारण दर्पण, और ऑप्शन डी है नन, यानी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, ड्राइवर गाड़ियों में पीछे की वस्तु देखने के लिए किस दर्पण का यानी किस शीशे का प्रयोग करता है। दर्पण शीशा कहते हैं हम, है ना। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा इसका आंसर बी, ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि उत्तल दर्पण। आपको पता है कि ड्राइवर पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए, भाई जो पीछे वस्तुएं आ रही हैं या फिर गाड़ियां आ रही हैं वो थोड़ी सी बड़ी दिखाई दें, इसके लिए वो किस दर्पण का प्रयोग करेगा, यानी गाड़ी में जो शीशे लगे होते हैं, दर्पण लगे होते हैं, कौन से होते बेटा, उत्तल दर्पण, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, धोने का सोडा या धोवन सोडा भी कह देते हैं,
का रासायनिक नाम क्या है? धोवन सोडे का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी है पोटेशियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी है सोडियम कार्बोनेट, और ऑप्शन डी है नन, यानी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। आंसर देखिए लगा करके कौन सा आंसर बन जाएगा। ऑप्शन ए है बेटा कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, या फिर ऑप्शन हो जाएगा नन, इनमें से कोई नहीं। धोवन सोडे की यदि हम बात करें तो इसका क्या होता है, देखो एक आता है धोने के सोडे का, धोवन सोडे का, एक आता है खाने के सोडे का। दोनों का यदि हम बात करें, धोवन सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। लेकिन बेटा आपको याद रखना है कि खाने का जो सोडा होता है, खाने का सोडा यदि पूछता है तो आप बताओगे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। इन दोनों को हम कैसे याद रखेंगे जी? तो याद ऐसे करना है आपको कि खाने के लिए हम कोई भी वस्तु क्या करते हैं, खरीदते हैं, है ना। तो सोडा भी क्या करेंगे बेटा, खरीदेंगे, और खरीदने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बाई। क्या कहते हैं? बाई। तो यदि आपको लगता है कि इन दोनों में आपको दिक्कत हो रही है याद करने में, खाने के सोडे में और धोवन के सोडे में, तो क्या करोगे आप? खाने को रिलेट करोगे खरीदने से, कि खाना खरीदा, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट तो हो गया खाने के सोडे का, और धोवन सोडे का हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। निम्न में से कौन सी धातु ऊष्मा और विद्युत की अच्छी सुचालक है? निम्न में से कौन सी धातु विद्युत और ऊष्मा की अच्छी सुचालक है या अच्छा सुचालक है? ऑप्शन ए है चांदी, ऑप्शन बी है बेटा पारा, ऑप्शन सी है सोना, और ऑप्शन डी है नन, यानी कोई नहीं। आंसर क्या होगा? बहुत बार क्वेश्चन आया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको पता ही होगा। निम्न में से कौन सी धातु विद्युत और ऊष्मा की अच्छी सुचालक है? तो हम बात करेंगे चांदी की। चांदी की यदि बात करें, आपसे क्वेश्चन पूछे कि इसका सिंबल क्या है, आप बताओगे Ag है। यदि एटॉमिक नंबर पूछ ले आपसे तो एटॉमिक नंबर याद रखना है, कितना होता है? 47 होता है। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट पारे से क्या बनेगा क्वेश्चन? तो पारे को क्या कहा जाता है? क्विक सिल्वर के नाम से इसे जाना जाता है। कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होगा? तो इसका प्रयोग यदि हम बात करें थर्मामीटर, जो कि बुखार चेक करने के लिए किया जाता है, उसमें होता है ना। अब यदि सोने से पूछे कि सबसे कठोर, और कठोर नहीं, सबसे आघातवर्धक पूछता है कि सबसे आघातवर्धक क्या है, तो आप बताओगे सोना है। और सोने का 1 ग्राम यदि हम टुकड़ा लेते हैं और इसको पिघला करके कितना लंबा तार बनाया जा सकता है, तो आपको याद रखना है 2 किलोमीटर का लंबा तार 1 ग्राम सोने से तैयार हो सकता है। ठीक है, सिंबल की बात करें, इसका AU होगा और HG इसका हो जाएगा। आपको सिंबल भी याद रखने हैं कि HG किसका है? पारे का। AU सोने का है, AG चांदी का है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, AU चांदी का बताते हैं और AG सोने का। नहीं बेटा, AG हो जाएगा चांदी का और AU हो जाएगा सोने का। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। जब मीथेन बनती है, जलती है, सॉरी, जब मीथेन जलती है, जलती है
तो क्या बनता है, या फिर कौन सी गैस बनती है, तो फिर क्या बनता है। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है बच्चे ऑक्सीजन यानी O2, ऑप्शन सी है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑप्शन डी है नन यानी कि इनमें से कोई नहीं। बताइए आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहला ऑप्शन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 या फिर नन, कोई भी गैस नहीं। तो जब मीथेन जलती है तो उस समय कौन सी गैस का निर्माण होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, आपको ये याद रखोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है इसका निर्माण किस गैस के जलने से होगा, तो मीथेन के जलने से होता है। और इसका सिंबल पूछ लेता है तो आप बताओगे CH4। नाइट्रोजन से क्वेश्चन बनता है कि नाइट्रोजन वायुमंडल में कितना पाया जाता है, तो आप बताओगे वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है 78%। सबसे अधिक पूछेगा, सबसे अधिक कौन सी पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है। ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है, ऑक्सीजन के सिलेंडर में बेटा 2 गैसेस भरी हुई होती हैं, 3 होती हैं मेनली, तीनों टोटल की यदि हम बात करें, एक तो खुद ऑक्सीजन हो गई, उसके बाद हीलियम हो गई, और एक गैस और होती है कौन सी, नाइट्रोजन। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि हीलियम जो ऑक्सीजन के सिलेंडर में कौन सी गैस भरी होती है, ऑप्शंस होंगे, गैसेस दे रखी होंगी उसमें, और आप आंसर के क्या लगा के आओगे, हीलियम लगाकर आओगे। ठीक है, हीलियम क्यों भरी हुई है, क्योंकि ये सबसे हल्की गैस होती है बेटा, लाइट गैस के नाम से इसे जाना जाता है, सबसे हल्की गैस ये होती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि वायुमंडल में CO2 जो होता है ऑक्सीजन कितना परसेंट, 0.03% पाया जाता है, ये करके आप आंसर इस पे लगाओगे। तो क्वेश्चन बनता है वायुमंडल में ये कितना CO2 कितना है, तो आप बताओगे 0.03% इसमें होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, यूरिया कहाँ तैयार होता है, यूरिया कहाँ तैयार होता है। ऑप्शन ए है बेटा वृक्क यानी किडनी, ऑप्शन बी है जिगर, जिगर का मतलब ये यकृत से कह रहा है, लीवर से, ऑप्शन सी है फेफड़े, या फिर ऑप्शन डी है कोई नहीं, नन ऑफ दिस। आंसर लगाइए, आंसर क्या इसका हो जाएगा, बताइए एक बार आंसर। यूरिया कहाँ तैयार होता है, कहाँ होगा, वृक्क या जिगर यानी यकृत, आपसे फेफड़े होगा, या फिर हो जाएगा बेटा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर लगाइएगा, इसका आंसर क्या होगा। चलिए यूरिया की यदि हम बात करें तो यूरिया हमारे मूत्र में होता है, और यदि पूछे कि यूरिया कितना प्रतिशत होता है, यूरिया में नाइट्रोजन, तो आप बताओगे यूरिया के अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है बेटा 46% यानी 46% ये पाया जाता है। बात करते हैं तैयार कहाँ होगा, तो आपको पता ही होगा, क्वेश्चन यहाँ से एक और बनता है कि मूत्र का निर्माण कहाँ होता है। आप कोई भी वृक्क पे नहीं लगाओगे कि यूरिया वृक्क में तैयार होता है, नहीं बेटा। यूरिन की यदि हम बात करें, मूत्र की बात करें, तो मूत्र का निर्माण कहाँ होगा, तो यूरिन का निर्माण होगा वृक्क के अंदर, यूरिन का, मूत्र का। लेकिन बेटा आप ये जानते हो कि हमारा जो ब्लड होता है, रक्त होता है, इसके अंदर अमोनिया पाया जाता है, और इस अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य कौन करेगा, तो ये करता है हमारा जिगर या फिर यकृत। तो यहाँ से ये चीज़ बताओ मुझे, ये जो NH3 होता है, अमोनिया को यूरिया में बदल रहा है कौन, यकृत। तो आंसर क्या यकृत नहीं होगा, तो आंसर जिगर या फिर यकृत इसका हो जाएगा। कोई भी यूरिया क्वेश्चन करके बने कि यूरिया कहाँ तैयार होता है, तो वृक्क नहीं लगाना है। वृक्क में किसका निर्माण होगा, यूरिन का होता है। यदि मूत्र का पूछे कि यूरिन कहाँ बनता है, मूत्र कहाँ बनता है, तो आप वृक्क लगाओगे। लेकिन यदि पूछे ना कि यूरिया कहाँ तैयार होता है, तो जिगर लगाना है।
एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि वृक्क जो है इसकी कार्यात्मक इकाई का नाम बताइए। नेफ्रॉन होता है। जिगर की बताइए। हिपेटिक लॉब्यूल पूरा नाम है बेटा, और हिपेटिक लॉब्यूल की वजह से ही आप याद रखोगे हेप्टोलॉजी इसका अध्ययन होता है, और नेफ्रोलॉजी किसका होता है, वृक्क का। फेफड़ों की यदि हम बात करें तो फेफड़ों जो कि यदि हम बात करते हैं कि फेफड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप बताओगे पल्मोनोलॉजी इसका अध्ययन कहलाता है। ठीक है, फेफड़ों की का जो आकार है कैसा होगा, ये आप क्वेश्चन है आपसे, आपको बताना है कि फेफड़ों का आकार कैसा होता है। ये आप कमेंट में ज़रूर डालोगे कि फेफड़ों का आकार ऐसा होता है मैम। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, यीस्ट मुख्य स्रोत है। यीस्ट मुख्य स्रोत है, क्वेश्चन मार्क, मतलब यीस्ट किसका मुख्य स्रोत है। ऑप्शंस हैं विटामिन ए, ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी है बेटा राइबोफ्लेविन, और ऑप्शन डी है कैल्सीफेरॉल। ये तो बड़ी दिक्कत हो गई, यहाँ पर विटामिन के रासायनिक नाम दे रखे हैं, तो सबसे पहली बात तो आपको नाम याद होने चाहिए सभी को कि रासायनिक नाम कौन से विटामिन का क्या है। विटामिन ए का क्या है, रेटिनॉल, क्या नाम है बेटा, रेटिनॉल। विटामिन सी का क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड है इसका। यदि हम बात करें एसिड या फिर अम्ल आ जाता है हिंदी में। राइबोफ्लेविन किसका है, तो राइबोफ्लेविन होता है फ्लेविन B2 का, और कैल्सीफेरॉल किसका है बेटा, डी। अब बताइए, आपको चारों ऑप्शन समझ में आ रहे हैं। यीस्ट मुख्य स्रोत है किसका, विटामिन ए का, विटामिन सी का, B2 का, या फिर विटामिन डी का, किसका है। तो आंसर आपको लगाना है राइबोफ्लेविन यानी कि B2। क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार बनता है कि विटामिन ए या रेटिनॉल की कमी से कौन सा रोग होगा, तो आप बताओगे रतौंधी होता है, रात के समय दिखाई नहीं देता। विटामिन सी की कमी से पूछे तो स्कर्वी बताना है, और डी की कमी से ज़्यादा पूछता है, B2 की से नहीं पूछता इतना, डी की कमी से बताना है बेटा रिकेट्स। कौन सा था, रिकेट्स या फिर ऑस्टोमलेशिया, दो रोग होते हैं, रिकेट्स ज़्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन आएगा कि रिकेट्स किसकी कमी से होता है, आप बताओगे कि विटामिन डी की कमी से यह रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में पोलियो की दवा किस उम्र तक पिलाई जाती है। आप सभी को पता होगा, आपने सबने पी होगी और मापा भी जाता था आपको, आपकी एज को देखा जाता। पहले दवाई पिलाने वाले आते थे, ऐसे करके हाथ कान पर लगवाते थे, और उसके जैसे वो ऐसे पकड़ लेता था उसके बाद नहीं पिलाते थे। ये एज पता करने का तरीका था, नुस्खा था उनका, है ना। तो यदि आपसे पूछे कि पोलियो की जो दवाई है, पोलियो की दवा पिलाने का समय जो था, ये किस उम्र तक, पोलियो की दवा किस उम्र तक पिलाई जाती है, तो किस उम्र तक पिलाई जाती है, क्वेश्चन पूरा ये है। ऑप्शन ए है 1 वर्ष यानी 1 ईयर, ऑप्शन बी है बेटा 3 ईयर 3 साल, ऑप्शन सी है 5 ईयर, या फिर ऑप्शन डी है 12 ईयर यानी 12 साल। बताइए, बहुत अच्छे से पता होगा। वैसे यदि हम बात करें पोलियो से पोलियो मुक्त हो गया था भारत, क्वेश्चन बन सकता है, जीके का क्वेश्चन है कि पोलियो मुक्त भारत कब हुआ, 2012 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बताइए आंसर क्या होगा, 1 साल या 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, या फिर 12 ईयर। तो आंसर क्या है, 5 साल है। जब कोई भी बच्चा 5 साल का हो जाता है, अपना कान आसानी से पकड़ सकता है। ये उनका देसी नुस्खा मान लो या फिर कुछ भी आप मान सकते हो। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं आप इन सभी को रिवाइज करोगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सारे के सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं फिर से कह रही हूँ, हैप्पी होली सभी बच्चों को। ठीक है, और अच्छे से अपनी होली मनाइए, आराम से, परेशान होके नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच।